अरब ट्राइब्स के एक गठजोड़ ने ईस्टर्न सीरिया पे हमला कर दिया है। ये अरब ट्राइब्स का जो गठजोड़ है ये ईरान के साथ है, ये सुन्नी है लेकिन ईरान के साथ है, सीरिया के साथ है, सीरिया ने इनको ट्रेन किया, रशिया के साथ है। और इन्होंने जो हमला ईस्टर्न सीरिया में किया है वो सीरिया के वो इलाके हैं जहां पर जो अमेरिका ने कब्जा किए हुए हैं। अमेरिका ने अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, जो अमेरिका की जो पहले फ्री सीरियन आर्मी थी, अभी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के नाम से जो काम करती है, जिसमें आईसिस के भी लोग हैं। और इसी एसडीएफ ने अभी कुछ दिन पहले आईसिस के बहुत सारे फाइटर्स को रिलीज भी कर दिया था। और उसके बाद से ये प्लानिंग बन गई थी कि जो अरब ट्राइब्स हैं चारों तरफ के, वो विद्रोह करेंगे। और उन्होंने विद्रोह किया क्योंकि ये सब उस इलाके में आती हैं जो तथाकथित तौर पे अमेरिकन बैक जो प्रॉक्सीज हैं, जो अमेरिकन बैक ये जो आतंकवादी टाइप फोर्सेज हैं, जैसे आईसिस है, जैसे और आईसिस को तो बीच में खत्म कर दिया, फिर उसके लोग एसडीएफ में मिल गए, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज में। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज इज ए प्रो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसका काम ये भी है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर उनको वो ये प्रोटेक्ट करे। लेकिन अमेरिकन बेसिस पे हमने आपको कल भी बताया था कि ऐन अल असाद में 5 अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो गए। लगातार 4-5 दिन से इराकी रेजिस्टेंस ने वहां फायरिंग की। पहले अल तन्फ में अमेरिकन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और फिर से उनके मारे जाने की कम से कम जो 5 घायल हुए उसमें से 1 या 2 बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बाद अमेरिका ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की और फिर ये जो अरब जो मतलब वही उसी इलाके में, और फिर ये जो अरब ट्राइब्स हैं ये उन्होंने विद्रोह किया पूरा कोऑर्डिनेटेड तरीके से। और अमेरिका को पता ही नहीं था, और अमेरिका की नाक के नीचे अरब ट्राइब्स जो हैं ये सीरियन जो अरब आर्मी है, जो सीरिया की स्टेट आर्मी है, जो असाद की आर्मी है, उसके द्वारा ये लोग ट्रेन थे। तो आप देखिए युद्ध किस तरह का हो रहा है, इसको आप समझिए। जो ईरान और इजराइल में ऊपर से जो बड़ी पिक्चर है वो है ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान के पीछे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजराइल के पीछे अमेरिका और कुछ यूरोपियन नेशंस। और जो लेकिन उन दोनों के प्रॉक्सीज हैं, इजराइल और अमेरिका के प्रॉक्सीज इस तरह की, जैसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या इस तरह के और भी जो ग्रुप्स वहां पर सक्रिय हैं, अलग अलग नामों से वो हैं। और इधर जो ईरान और रशिया के और सीरिया के जो साथ के हैं, जो इस तरह की फोर्सेस हैं वो भी सक्रिय हैं। इराकी रेजिस्टेंस है जो पीएमयू के नाम से, वो प्रो इरानियन है। उसके बाद जो सीरिया में जो और जैसे इन इलाकों में जो अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में है, इन इलाकों में जो है वो भी कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। और ये जो अरब ट्राइब्स का रिवोल्ट हुआ है, ये कोई रेजिस्टेंस फाइटर्स नहीं, ये जो अरब ट्राइब्स वहां की ट्रेडिशनल है उनको संगठित करके उनकी अपराइजिंग कराई गई। और ये देखिए एक बड़ा क्षेत्र है सीरिया के देर उज़्ज़ार, जो सीरिया का गवर्नरेट है, उस पे हमला ये कल से शुरू हुआ। और ये अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की क्योंकि इन अरब ट्राइब्स ने बुसायरे और धीबान नाम के 2 इलाके कब्जा कर लिए, और भी कई इलाके जो पहले अमेरिकन प्रॉक्सीज के कब्जे में थे। और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की खासतौर पे दीवान में, और इनको लिबरेटेड एरियाज कहा जा रहा है। ये देखिए सही मायने में ईरान और इजराइल वॉर की शुरुआत है। जब देखिए जो सबसे पहले वॉर में क्या होता है, नाभि पे मारो, और नाभि इंसान की नहीं, जानवर की नाभि सोचिए कि जो 4 पैर का जानवर, उसके नीचे नाभि होती है। तो ये सीधे उसकी बेली पे अटैक कर रहे हैं कि प्रॉक्सीज को पहले खत्म करो। अमेरिकन प्रॉक्सीज जो है मिडिल ईस्ट में जो देश हैं उनको छोड़ के, जो इस तरह की आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको खत्म करो, क्योंकि देशों को तो आप हैंडल कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया को तो यमन सऊदी अरेबिया को घुटने पे ले आया, सऊदी अरेबिया कुछ उसमें नहीं कर पाया। उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहराइन में रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, इजिप्ट डर रहा है, इजिप्ट के अंदर भी रेजिस्टेंस है, जॉर्डन के अंदर भी रेजिस्टेंस है, जॉर्डन भी डर रहा है। हमने बताया कैसे उनका फॉरेन मिनिस्टर ईरान भागे भागे पहुंचा और उसको क्या जवाब वहां से मिला। तो ये जो पूरा गेम चल रहा है, ये जो पूरा एक बड़े लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, उसके अलावा जो नीचे के स्तर पे जो लड़ाइयां हो रही हैं, आज देखिए हिजबुल्लाह ने कम से कम 6 नए इजरायली सेटलमेंट्स में हिजबुल्लाह ने मार की, और उसमें आईडीएफ सेटलर्स मारे गए और उसमें कुछ घायल भी हो गए। तो इस तरह की चीजें देखिए लगातार हो रही हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये जो दो और टाउन्स इन अरब ट्राइब्स ने कब्जा किए हैं अमेरिकन ऑक्यूपाइड फोर्सेस, जो अमेरिकन समर्थित जो फोर्सेस हैं उनसे,
वो अल सवा और अल ताइना, ये ईस्ट ऑफ देर एज़ोर, ये देर एज़ोर के पूरब में इस पे इन्होंने कब्जा किए हैं। ये जो अरब ट्राइब्स हैं ये आरपीजी और मशीन गन्स यूज कर रही हैं, और जो एसडीएफ जो प्रो अमेरिकन फोर्सेज हैं उन्होंने एक पूरा कर्फ्यू वहां पर इम्पोज किया था, जिस कर्फ्यू को पूरी तरह से उन लोगों ने तोड़ दिया। उसके बाद ये जो अरब ट्राइबल फाइटर्स हैं इन्होंने 3 हमर मिलिट्री व्हीकल्स अमेरिका की, जो कि अमेरिका सप्लाई करता है एसडीएफ को, 3 जो अमेरिकन हमर मिलिट्री व्हीकल्स हैं, इनको अमेरिकन जो बेस है अल ओमार जो ऑयल फील्ड है, जो कोनोको ऑयल फील्ड है सीरिया में, उसी के बगल में अल ओमार जो ऑयल फील्ड है, उसके साथ ही जो 3 हमर मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको नष्ट कर दिया। यानी वो अमेरिकन व्हीकल्स थी जो अमेरिका सप्लाई करता अपने प्रॉक्सीज को। उसके बाद अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने ट्राइबल फोर्सेस को अमेरिकन वहां से हेलीकॉप्टर से मशीन गन चलाते हुए उन्होंने अटैक किया, और उस यूफ्रेटिस जो नदी है और जो धीबान के पास है वहां पर अटैक किया, लेकिन उस अटैक को रिपेल कर दिया अरब फाइटर्स ने, जमीन से ही रिपेल कर दिया। वो हेलीकॉप्टर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसके बाद देखिए जो शेख इब्राहिम अल हफेद, ये इस ट्राइबल जो ट्राइबल रिवोल्ट अमेरिका के खिलाफ है, इसके नेता हैं शेख इब्राहिम अल हफेद, और इन्होंने जो अपना रेबेलियन है ये इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम देखिए इस क्षेत्र में अमेरिका को हम किसी भी तरीके से हम अमेरिका की प्रेजेंस को हम अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखिए जो एक बड़ी चीज हुई यहिया सिनवार की। अब यहिया सिनवार के बारे में आपको बताएं कि जो यहिया सिनवार को जो इस्माइल हानिये के बाद जो हमास मूवमेंट का नेता डिक्लेयर किया गया, इससे सब बहुत लोग सकते में, लोग सोच रहे थे कि इस्माइल हानिया को मारने के बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस थोड़ा डर जाएगा, थोड़ा एक मॉडरेट फेस आगे लाएगा, लेकिन उसने तो और भी ज्यादा खतरनाक यहिया सिनवार जो हार्डलाइनर हर तरह से हैं उनका फेस सामने कर दिया। और यहिया सिनवार सोचिए क्या है, यहिया सिनवार गाजा में है, वो गाजा से लड़ाई कंडक्ट कर रहे हैं, उनके हमेशा से मिलिट्री पॉलिसी रही है। और उनके बारे में निज़ार बनात जो एक बहुत फेमस फिलिस्तीनी पोएट भी थे, नेता भी थे, जिनका असैसिनेशन 2018 में हो गया, उन्होंने कहा था कि यहिया सिनवार के बारे में सबसे अच्छी बात है कि ये कूटनीतिक नहीं है, ये कोई डिप्लोमेट नहीं है, ये लच्छेदार बातें नहीं करता है, ये सीधे एक्शन करता है, और एक्शन के साथ साथ जो सैनिक दाव पेच है और उनसे मिले हुए राजनीतिक दाव पेच उनको जानता है। जिस तरह से उसका सैनिक दिमाग है, जैसे जैसे हम आपको इतने लंबे समय से बता रहे हैं कैसे गाजा में अलग तरह से हमास लड़ रहा है, वेस्ट बैंक में अलग तरह से लड़ रहा है। कल मैंने बताया कि व्हीलिंग मूवमेंट्स, जैसे इस पूरा व्हील करके जो वहाँ पर हमास की फोर्सेज हैं वेस्ट बैंक में, वो डाबलिस में वो लड़ी हैं, जनीन में लड़ी हैं, बिल्कुल एक जैसे आर्मी फॉर्मेशन होता है। तो यहिया सिनवार का सैन्य दिमाग है, लेकिन उस सैन्य दिमाग में जो टैक्टिक्स हैं, कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है, कब कौन सी टैक्टिक्स लेनी है, कब टनल वॉरफेयर करनी है, कब इस तरह के क्लासिक मिलिट्री मूवमेंट्स में चले जाना है, कब गुरिल्ला मार करनी है, कब आमने सामने की लड़ाई करनी है, इसमें वो माहिर है। और इसी के साथ इन्हीं चीजों को वो राजनीतिक रेल में भी अप्लाई कर देते हैं। मतलब बाकी जो सैन्य लोग होते हैं वो केवल उनका दिमाग सैनिक होता है, तो वो उनको अगर आप सेना के मैदान से बाहर निकाल के उनको किसी राजनीतिक कोई कार्यभार दे दीजिए तो उनसे नहीं हो पाता है। लेकिन यहिया सिनवार की खूबी है कि वो सैन्य जो पूरा एक जो उनका दिमाग है उसको वो राजनीति के क्षेत्र में उतार देते हैं। राजनीति में भी वो वैसी चालें चलते हैं जिसमें वो कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका जो फोकस है वो हमेशा सैन्य रहा है। वो इस बात में बिलीव करते हैं कि सत्ता जो है वो तो बंदूक के दम पर ही मिलती है, इस बात को वो बिलीव करते हैं और इसको वो अप्लाई करते हैं। उन्होंने देखिए उनकी जो पूरी जो हिस्ट्री है 1962 में उनका बर्थ हुआ, और ये एस्कलोन जो इस समय इजराइल में है, जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1960, मतलब वहां के इनका ओरिजिनल गांव वहां का था। 1948 में इनकी फैमिली डिस्प्लेस हो गई। इनका जन्म खान यूनिस में हुआ। खान यूनिस के जो रेफ्यूजी कैंप है 1962 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने जो लोकल स्कूल्स में पढ़ाई की, फिर जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाजा में है वहां पर अरबिक लिटरेचर में इन्होंने ग्रेजुएशन की, और अरबिक लिटरेचर में ग्रेजुएशन करने
के साथ साथ ये एक बड़े छात्र नेता इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा की ये बने, और वहाँ पर इनको सबसे पहले 1982 में गिरफ्तार किया था इसराइल ने। और उस समय देखिए हमास नहीं था, उस समय हमास का वजूद नहीं था। फिर 1986 में इनकी मुलाकात शेख यासीन से हुई, जो हमास के फाउंडर थे। और 1987 में जब हमास फॉर्मली बना तो ये हमास के एक मतलब शेख यासीन के एक बहुत मजबूत सिपाही के रूप में उभरे। और शेख यासीन ने इनको खास तौर पे जिम्मेदारी, शेख यासीन ने पकड़ लिया था कि इनका दिमाग सैनिक भी है और राजनीतिक भी, तो उन्होंने उनको सैन्य जिम्मेदारियां भी दी जो कि उस समय बहुत अर्ली स्टेजेस में थी, और उसके साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी प्रोपेगेंडा की थी कि प्रोपेगेंडा तुम करो इस तरीके का, और ये प्रोपेगेंडा में माहिर है। ये भी एक खास बात है यह्या सिनवार की, जिस तरीके से ये भाषण देते हैं, जैसे इनका जो 2021 का जो भाषण है, जिसको सुन के किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इजराइल इनसे डरता है। और फिर देखिए इनके ये दूसरी बार 1988 में गिरफ्तार हो गए, और ये गिरफ्तारी इनकी लंबी चली, ये गिरफ्तारी लंबी चली, कई हंगर स्ट्राइक्स में ये रहे, और उसमें मतलब समझिए 20 साल ये करीब जेल में थे। 2011 में जब जो एक इजरायली सोल्जर को जो हमास ने उठाया था, उसके एक्सचेंज में इनको मतलब इनको आज़ादी मिली 2011। तो मतलब 1988 से लेकर 2011 ये लगातार जेल में थे, और इन्होंने कई हंगर स्ट्राइक्स की। वहाँ जेल में रह के जो सबसे खास बात है यह्या सिनवार की कही जाती है, इन्होंने इजरायली दुश्मन को पढ़ा, इन्होंने हिब्रू सीखी, जेल में हिब्रू सीखी, और बाकायदा इनको पढ़ाने आता था। एक हिब्रू का जो जुविश पादरी होता है, वो उनको बाकायदा पढ़ाने आता था, और वो इतना इनसे इम्प्रेस था कि उसने एक चिट्ठी लिखी जो इजराइल की जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी है कि इसने अरबिक लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन किया, इसको एक एडिशनल डिग्री हिब्रू में दी जाए। लेकिन उन लोगों ने मानी नहीं, मतलब उन लोगों ने, और खैर ये मकसद में नहीं था ये सिनवार का डिग्री इकट्ठा करना, वो तो सीखना चाहते। तो हिब्रू सीख के उन्होंने इजरायली सोल्जर्स से बात की लंबे समय से, उन्होंने उनका दिमाग समझने की कोशिश की, उनकी टैक्टिक्स समझने की कोशिश की, और इस हद तक वो पावरफुल हो गए थे कि 2004 में जब एक इंटरोगेशन उसका हो रहा था, उनका हो रहा था, एक बड़ी घटना हमास ने की थी उसके संबंध में, तो उसमें वो जब उनका कॉलर पकड़ा उनके इंटरोगेटर ने, तो उसने कहा कि बेटा एक दिन तुम देख लेना, तुम यहाँ बैठे रहोगे, मैं तुम्हारा कॉलर पकड़े होऊंगा। और उसी दिन से वो जो ऑफिसर था जिसने इंटरोगेशन किया था, उसने अपनी नौकरी से कुछ दिनों बाद इस्तीफा दे दिया था। उसने कहा था कि हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिनसे आज हम इनको दबा लें, लेकिन कल ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभरेंगे। और वो जो इजरायली इंटरोगेटर था, उसकी 2017 में मौत हो गई। तो मतलब वो एक नेचुरल कॉजेज में उसकी मौत हुई। लेकिन यह्या सिनवार को याद रहा, और यह्या सिनवार उसको याद करते हैं। 2021 में जब अल कुद्स में जब इजराइल ने घुसने की कोशिश की अल-अक्सा मस्जिद में, जो बैटल ऑफ सैफ अल कुद्स हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने उनके उस ऑफिसर ने जो उनको इंटरोगेट करा था, उसने कुछ चीज़ें इनको सिखाई थी, तो इन्होंने उसको एक्नॉलेज किया। तो ये देखिए इनका यह्या सिनवार का मामला ये है कि ये खतरनाक लड़ाका भी हैं, और इनका जो है मतलब, लेकिन ये पढ़े लिखे हैं, और अच्छी इंग्लिश, अच्छी अरबिक, अच्छी हिब्रू बोल लेते हैं। तो इनका प्रभाव इजरायली फोर्सेस के अंदर भी है, और बहुत सारे जो ऐसे इजराइल के लोग हैं, पढ़े लिखे संजीदा लोग, वो इनके साथ रहते। तो ये देखिए एक बड़ी चीज़ जो इनके फेवर में जाती है। और देखिए आज की जो पूरी घटनाएं हुई उसमें देखिए, जो मैंने आपको बताया था कल जॉर्ज स्ट्रीट में जिस तरीके से हथगोलों से बांध के एक पूरी इमारत फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उड़ाई थी, आज उसका वीडियो भी आया है। एक और घटना जॉर्ज स्ट्रीट के बगल में ही एक और इमारत में इसी तरीके से हथगोलों को बांध के जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी, और उसमें भी देखिए करीब 6 IDF सोल्जर्स मारे गए। ये 6 की संख्या अजीब है, ये कई IDF सोल्जर्स देखिए 6 की संख्या में ये काफ़ी ये मारे जाते हैं। अब इसके पीछे क्या है ये तो देखिए बाद ही में पता चलेगा, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मतलब ये जो पूरा एक जिसको हम कहते हैं कि एक लड़ाई चलती है और एक पैरा बैटल होती है, कि बैटल के ऊपर एक बैटल हो रही होती है, उसमें दिमाग की और इसकी
और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला है उसकी भी मदद कुछ ताकतों को मिलती रहती है। तो ये उस तरह की चीज़ है। उसके बाद देखिए आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। नाब्लस वेस्ट बैंक में ओल्ड सिटी है। तो ओल्ड सिटी क्या है, वाकई वो बहुत एंशियंट सिटी है। नाब्लस बहुत पुराना, आप नाब्लस का मेंशन आप ओल्ड इसमें बाइबल में भी आप पाएंगे, बहुत पुराने जो क्रॉनिकल्स उसमें भी पाएंगे। जो रोमर्स ने इस पे कब्जा किया था एंशियंट अराम बीसी में, उसके उसमें उनका मेंशन, मतलब उन्होंने भी नाब्लस को मेंशन किया है। तो नाब्लस में जो ओल्ड सिटी है वो बहुत एंशियंट है, और जैसे हम लोग यहाँ बनारस है उस तरीके से समझ लीजिए। और वहाँ पर वो उतनी ही तंग भी है, उस तरह से वहाँ नदी नहीं है, लेकिन उतनी जो उसकी गलियाँ हैं और जो उसके पूरे चौबारे हैं वो पूरे बहुत ही तंग है। तो वहाँ पर फिलिस्तीन ये आईडीएफ ने घुसने की कोशिश की, और आईडीएफ को ये लगता था कि क्योंकि ओल्ड सिटी इतना मतलब थोड़ा घना भी है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर खुल के हम पे गोली नहीं चलाएंगे, या जिस तरीके से गोली चलाते हैं वेस्ट बैंक में, क्योंकि वहाँ पर उनको मकान में छिप के चलानी होगी, अपने सिविलियंस को मारने का खतरा होगा, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस करता नहीं है। इजरायली करते हैं, अपने सिविलियंस को मारते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस नहीं करता। ये सब कैलकुलेशन था आईडीएफ का। लेकिन जब वो घुसे ओल्ड सिटी में, तो ओल्ड सिटी में चारों तरफ से नाकेबंदी थी, और नाकेबंदी में क्या था कि बड़े बड़े जो है लोहे के जाल, उसको कहते हैं ना, मतलब ऐसे जो मतलब लोहा काट के इस तरीके का एक पूरा, इसको मतलब क्या कहेंगे, जैसे जेल होती है, जेल में जिस तरह का लोहा यूज होता है उस तरह के बाड़े लगाए हुए थे चारों तरफ। तो क्या हुआ कि जब आईडीएफ के लोगों ने देखा कि ये बाड़े क्या हैं, उनको लगा कि ये कोई लोकल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है, तो ये बाड़े लगाए गए। वो आगे बढ़े, और वो जब वो आगे बढ़े तो वो जो बाड़े हैं वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब कोई उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन बाड़ों, मतलब वो जो पूरे बाड़े लगे थे उनको बड़ी बड़ी रस्सियां उनमें थी, और जैसे ही आईडीएफ की फोर्स आगे बढ़ी उन बाड़ों को पीछे से खींच लिया गया। वो जो रॉड्स लगे थे लोहे के, उनके वो ऊपर से उनमें वो नुकीले थे, वो भाले थे, वो भाले वहां पर लगाए हुए थे, जो भाले एंशियंट एरा से नाब्लस में हैं। उन भालों का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, भाई मेरे रोंगटे खड़े हुए, उन भालों का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वेस्ट बैंक में आज आईडीएफ की एक बड़ी फोर्स को वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया, उनको पीछे ढकेल दिया, और कई लोग उसमें मारे गए। अब आप देखिए ये जो पूरी चीजें हो रही हैं, इनके पीछे जो मैं आपको एक दो चीज और बता दूं इसके पहले कि जो मैं और जो डिस्कशन आज करना है कि वहां पर देखिए राफा में करीब 4 मरकबा टैंक्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उड़ाए, और अलग अलग दिशाओं से जो मतलब ऐसे, मतलब वो अजीब तरह से टैंक्स आ रहे थे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उस तरीके कुछ उनकी प्लानिंग थी। तो उनको, लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने उनकी ट्रेजेक्ट्री को जो उनकी ट्रेजेक्ट्री है उसको पकड़ लिया, और उस ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से उन पे फायरिंग की, जिसकी वजह से वो जो टैंक्स हैं वो ढह गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि आज जो गाजा में खान यूनिस में कुछ 2 बार कम से कम आईडीएफ ने बमबारी की, जिसमें काफ़ी फिलिस्तीनी सिविलियंस करीब 9 की संख्या में मारे गए। उसके बाद जो वहाँ पर कुछ इस तरह जो आईडीएफ की फोर्सेस का एक हिस्सा वहाँ पर था, उनको जो है सीधे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, वही कि पहले देखिए जो बॉम्बिंग होती थी, जो बॉम्बिंग के बाद आईडीएफ के सोल्जर्स जाते थे, उनको ये पता होता था कि जब सिविलियंस मरे हैं तो अभी रेजिस्टेंस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आईडीएफ के सोल्जर्स वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसने उनको तुरंत के तुरंत वहीं पर उन्होंने वापस गोली चलाई और उनको पीछे हटना पड़ा। फिर जबलिया में देखिए एक पिछले दिनों बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, लेकिन कई दिनों से जबलिया का आपने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि आईडीएफ वहाँ से विड्रॉ कर गई है, वो नेज़रीम कॉरिडोर वगैरह को अपना देख रही है। लेकिन जबलिया में आज फिर से इजरायली एक फोर्स ने घुसने की कोशिश की, तो उसको भी जो जिस तरीके से मारा कि 3 तरफ से जो सुरंग थी उनको पहले आने दिया। जब वो
एक सुरंग के घेरे में पहुंचे जहां 3 सुरंगें थी, उनको नहीं पता था 3 सुरंगें थी, तो अचानक हमास के फाइटर्स निकले और उन्होंने वहीं पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्होंने मार दिया। तो ये देखिए जो पूरा एक डेवलपमेंट है, जो एक लगातार एक के बाद एक इसी तरीके की चीज़ आज फिर से जो एक इलाका खान यूनिस के ही पास है, वहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर कुछ टैंक्स आ रहे थे। तो टैंक्स जो हैं वो एक बार जो सुरंग थी, सुरंग के ऊपर से वो चले गए, और जब सुरंग के ऊपर से चले गए तो पीछे से निकल के और अपने हाथ से वही जो जो एक हमास का तरीका है, अपने हाथ से उन्होंने वहाँ पर टैंक्स के नीचे वेपन्स रखे और वो पूरा ब्लास्ट कर गए। तो अभी देखिए जो एक पूरी सिचुएशन है उसमें लगातार ग्राउंड पे हमास का एक एज बना हुआ है। और मैं जो आपसे बड़ी बहस करना चाह रहा था वो ये थी कि अभी जैसे विनेश फोगाट के मामले में देखिए एक चीज़ सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश कुछ हो रही है, और वो अमेरिका, आप कहेंगे विनेश फोगाट का मसला फिलिस्तीन से कैसे जुड़ा है, ईरान इसराइल से कैसे जुड़ा है, मैं बताता हूँ कैसे जुड़ा है। दरअसल दुनिया 2 धड़ों में बट रही है। अब भारत भी आज नहीं तो कल वो रूस और ईरान के साथ आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे देखिए मोदी वगैरह तो ये सब आएंगे जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में मत सोचिए। जो देश की बात होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो एक बड़ी बात होती है। मोदी कहते थे कि हम बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबदबा है, अपने एक प्लेयर को वो फाइनल नहीं लड़ा पाए, उसको अनफेयर तरीके से विनेश फोगाट को, जिसने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को हराया, पूरे पूरे सिस्टम को वहां नष्ट कर दिया। यहाँ भारत में विनेश फोगाट ने सिस्टम को नष्ट किया, मतलब पूरा उससे लड़ाई लड़ी और झुका दिया उसको। ब्रिजभूषण शरण सिंह ठीक है, गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन केस तो चला और टिकट भी उसको नहीं दिया, उसके लड़के को देना पड़ा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वहां पर जाके उसने पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा सिस्टम है उसको हिला दिया, और जब उसको हिला दिया तो वहां पर बड़ी साजिश हुई। और इस साजिश में सही बात है कि जो भारत के जो कंटिंजेंट था, या भारत के जो जैसे पीटी उषा जो ओलंपिक कमेटी की वहाँ पर हैं, हेड हैं, वो सब थी, उनकी कोई वक़्त उनसे वो बात तक ठीक से नहीं कर सकती। और वहाँ पर जो ये थे, एक जो न्यूट्रिशनिस्ट थे और जो एक डॉक्टर भी थे, ये सब भी ठीक से बात नहीं कर सकते। मतलब इन लोगों का कोई पॉलिटिकल आउटलुक है नहीं, इनको ये कभी सोच ही नहीं सकते कि ओलंपिक्स के पीछे भी राजनीति है, और ये राजनीति ये है कि पूरब के देशों को कमजोर करो। इधर इस बार आप देखिए कि पूरब के देश या फिर जो अफ्रीकन देश हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उसको यहाँ पर सप्रेस किया गया। भारत के साथ हॉकी में बेईमानी हुई। उसके बाद कल कीनिया की जो धावक है वो 5,000 मीटर रेस में उसको सिल्वर मेडल मिला, और उस सिल्वर मेडल को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको भी, लेकिन कीनिया के लोग हैं, लड़ गए तो फिर सिल्वर मेडल मिल गया। आज भारत के लोग लड़े नहीं, और यही मैं कह रहा हूं कि ये जो संकट आ रहा है इसमें मोदी सऊदी ये सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। संकट बहुत बड़ा है, संकट अंतर्राष्ट्रीय कंस्पिरेसी का है। और बांग्लादेश में जो हुआ उसी से मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ उसमें एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी एक अपराइजिंग थी, लेकिन उसके साथ साथ मोसाद और सीआईए का भी एक पूरा रोल था। तो ये जो एक पूरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको मोदी देख के भी घबराए हुए हैं। जो वहाँ पर हुआ उसमें कुछ हद तक मोदी का, भाई मोदी अगर विनेश फोगाट गोल्ड जीतती है तो फिर मोदी की तो हद होती ना, तो मोदी को भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया। लेकिन अगर इन्वॉल्व नहीं भी किया गया होता तब भी ये होता, मोदी कुछ नहीं उखाड़ सकते, तब भी ये होता। भारत को दबाने के लिए, नीचा करने के लिए बहुत जरूरी। अभी तो मोदी को भी पुतिन के पास जाना पड़ता है, ईरान से मिलते हैं मोदी, दिल में भले ही वो इजरायली, मतलब इजराइल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, लेकिन मोदी कुछ नहीं कर पा। मोदी को भी इन लोगों ने मतलब पूरा इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं, और मोदी को भी अब लग रहा है कि, लेकिन मोदी की समस्या क्या है कि वो जहां जिस कुर्सी पे है उस कुर्सी के भी अपने कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों को उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनको हटा दिया जाएगा, वो सीधी बात है, वो कुर्सी पे रह नहीं पाएंगे, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए देखिए ये पूरी जो जटिल स्थिति है बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसमें नए नए फोर्सेस के उभरने का। और इसमें देखिए एक मुस्लिम्स को नई वॉइस मिली है, इसमें जो और ऑपरेस सेक्शन हैं, दलित्स हैं, प्लस जो खासतौर पे जो लड़ाकू तबके हैं, क्रांतिकारी तबके हैं, किसी भी जात किसी भी धर्म के,
हिंदू हों, सिख हों, मुस्लिम हों, उनको एक बहुत बड़ा बल मिला है और उनको आगे आने का उनका टाइम आ गया है। इसी के साथ आज का प्रसारण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।